आपको वजन कम करना हो, साइकिल चलाएं, फिट हो जाएं। हमने वेल्थ टैक्स पाकिस्तान में उड़ाया, दुनिया भर में इनहेरिटेंस टैक्स भी है और डेथ टैक्स भी है। हम बोलते हैं कि दर कम दे रहे हैं आपको, इसको पानी और देखभाल आप करेंगे। अंग्रेजी में कहती हैं द टेस्ट ऑफ द पाई रिमेन्स इन इट्स ईटिंग। अभी तक मुझे कोई भी किसी ने पूछा नहीं है। ये जो दही वगैरह, इससे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, इससे कोमेटोजेनिक इफेक्ट आ जाता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और आज आपको पता है वर्किंग डेज का आगाज़ हो गया है। हफ्ते का पहला दिन है, पीर का रोज़ है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने करनी है। दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से करना है। तो आज के दिन की कुछ खासियत भी है, वो कुछ इस तरह से कि आज दुनिया भर में यौम साइकिल मनाया जा रहा है। वैसे साइकिल के बारे में आपको दिलचस्प बात मैं बताती हूँ कि माहौल दोस्त सवारी को सड़कों पर लाने के लिए डेनमार्क की मिसाल दी जाती है, क्योंकि वहाँ के 50% बाशिंदे साइकिल पर सफ़र करते हैं और इसके लिए 12,000 किलोमीटर का तवील ट्रैक और साइकिल की लेन मौजूद है। वहाँ पर हम अक्सर ये देखते हैं, अगर कभी आपका वहाँ जाना हो बाहर के ममालिक में, तो बाकायदा साइकिलिस्ट जितने भी हैं उनके लिए एक लेन अलग से बनाई गई है। जहाँ पे एम्बुलेंस की है वहीं साइकिलिस्ट की भी है। तो ज़ाहिर है उनको पता है कि सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है अगर साइकिल चलाते हैं। इसके बड़े फ़वाइद हैं, जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ अच्छी सेहत यकीनी बनाती है साइकिलिंग। तो हर उम्र के फ़र्द के लिए भी मुफीद है। आपको वज़न कम करना हो या जिस्म में मौजूद ज़ायद कैलोरीज़ को बर्न करना हो, पट्ठों को मजबूत करना हो, साइकिल चलाएं, फिट हो जाएं। इसीलिए बाहर के ममालिक में ना इस कल्चर को उन्होंने ना अभी भी बरकरार रखा हुआ है, लोग चलाते हैं। हमें भी इस कल्चर को फॉलो करना चाहिए, गर्मी की परवाह किए बगैर। ज़्यादा नहीं, चलिए आधा घंटा ही चला लें, ये भी काफ़ी है। तो इसी अच्छी नसीहत मशवरे के साथ आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। बजट से अवाम की बचत की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। हुकूमत का नित नए टैक्सेस लगाने का फैसला, शादी हॉल्स बुक कराने समेत प्रॉपर्टी बनाने तक टैक्स देना होगा। मुआशी मुश्किल हालात में आने वाला बजट अवाम की मुश्किलात को किस हद तक बढ़ा सकता है, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ओवर बिलिंग से अवाम का जीना दुश्वार, गर्मी में भी लोड शेडिंग से नरमी से इनकार के इलेक्ट्रिक फिर भी बेहतरीन कंपनी करार। नेपरा के फैसले ने कराची वालों के जख्मों पर नमक पाशी कर दी कि केई ने आखिर नेपरा की आंखों पर ऐसी कौन सी पट्टी बांध रखी है, शहरी ये सवाल करने पर हक बजाने में। वर्ल्ड T20 का धुआंधार आगाज, अमेरिका और वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन कौमी टीम अब भी राइट कॉम्बिनेशन की तलाश में है। 6 तारीख के मार्के के लिए पाकिस्तानी थिंक टैंक क्या सोच रहा है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। और एशियन मैस रेसलिंग चैंपियनशिप में सब्ज हिलाली परचम सरबलंद, उज्बेकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान का ब्रॉन्ज मेडल। फख्रे पाकिस्तान अली रजा होंगे आज दुनिया बोल है के मेहमान। जी जनाब, आपको बताया जैसे कि मैंने कि वर्ल्ड कप का धुआंधार आगाज हो चुका है और अमेरिका एक ब्लैक हॉर्स की तरह सामने आया है। अभी भी एक मैच चल रहा है नामीबिया और ओमान के दरमियान। इस वक्त सुपर ओवर चल रहा है और जनाब सिर्फ 20 रन दरकार हैं। 3 बॉल्स बाकी रह गई हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि ये नामुमकिन है, बस ये बॉल्स मुकम्मल हो रही हैं। सुपर ओवर है और ये नामीबिया और ओमान के दरमियान ये जो मुकाबला है वो इस वक्त जारी है। वर्ल्ड कप का मैच है और नामीबिया इस वक्त बैटिंग कर रहा है, ओमान बॉलिंग कर रहा है और मेरा ख्याल है कि ओमान ये मैच जीतने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और ये अब ये लास्ट बॉल बस आने वाली है। सुपर ओवर है, पहले इन्होंने ज़ाहिर है जम के जान लड़ाई है, किसी तरीके से जीतना मुमकिन हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ये बॉल जो कि बिल्कुल अब आखिरी बॉल है, T20 वर्ल्ड कप है, नामीबिया वर्सेस ओमान के दरमियान आप ये मैच इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। आपको हम सूरत हाल बता दें कि 109 रन्स ओमान बना चुका है और अब एक बॉल 18 रन्स बाकी रह गए हैं। सुपर ओवर इस वक्त चल रहा है, एक बॉल पर 18 रन बिल्कुल नामुमकिन बात है। तो इस वक्त मुस्कुराहट आप देख रहे हैं ओमान के जितने भी फैंस हैं उनके चेहरों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। और ये T20 वर्ल्ड कप का मैच है। नामीबिया जीत गया है ये मैच और ये T20 वर्ल्ड कप का मैच है।
जबरदस्त जनाब, ये सुपर ओवर जो कि एंजॉय किया होगा आप लोगों ने अगर आप पहले से ये मैच देख रहे हैं तो। वैसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली अमेरिकन प्लेयर्स बड़ा इस वक्त खुलकर नजर आए हैं और उनको ब्लैक हॉर्स कंसिडर किया जा रहा है, बड़े सेटअप कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में हमें नजर आएंगे। लेकिन हम वही खबर पढ़ रहे हैं जनाब कि हम राइट कॉम्बिनेशन की तलाश में हैं। ऊपर से 9 जून को जो मार्का जिसे कहते हैं ना हाई वोल्टेज टाकरा इंडिया और पाकिस्तान का भी होने वाला, तैयारी हमारी कैसी है ये पता चल जाएगा। एनी हाउ, अभी हमें कुछ बजट के हवाले से भी बात करनी है। तो जून के महीने का आगाज हो गया और रवा में आने वाले वफाकी बजट 2024-25 की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द मजीद घेरा तंग करने का प्लान बना लिया है। शादी हॉल्स का बिल 2 लाख रुपए से जायद 25% मैरिज हॉल्स टैक्स लेने की तजवीज़ समेत कई ऐसी तजावीज़ हैं। प्रॉपर्टी पर भी टैक्स देना पड़ेगा, बहुत सारे टैक्सेस लगने जा रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें डॉक्टर खाकान नजीब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खाकान नजीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो अभी हम लोग बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, तकरीबन 12,900 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, टैक्सेस की भरमार होगी, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि इतना बड़ा टारगेट जो कि हम अचीव कर लें? देखिए, पाकिस्तान के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी एक डिफिकल्ट भी बजट है, एक चैलेंजिंग बजट है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बजट एज वेल। 76 साल हिस्ट्री में हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो बहुत ज़्यादा रही है, पिछले साल भी, इस साल भी, इससे लोगों को तकलीफ हुई है। फिर ये बजट ऐसे टाइम पर आ रहा है जब हमने IMF के साथ इंगेज करना है और असल बात तो वही है कि हमें IMF के साथ एक प्रोग्राम का इजरा करना है जो कि एक मीडियम टर्म प्रोग्राम हो, और उसके लिए बजट जो है वो एक तरह से प्रायर एक्शंस जो है या प्री रिक्विजिट की हैसियत रखता है इस वक्त। और तीसरी बात यह है कि ये इस हुकूमत का पहला बजट है, तो ये टोन सेट करेगा कि अगले आने वाले साल जो हैं वो क्या रिफॉर्मिस्ट होते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं, या एज इज बिजनेस फायर फाइटिंग में ही वक्त गुजर जाता है। अगर आप इस तनाजुल में देखें तो आई थिंक टैक्सेशन का एक जिसे आप कहेंगे बड़ा बाउट जो है वो आपको दिखाई देगा, और इसकी वजह यह है कि IMF ने तो पहले ही पाकिस्तान पे 2 बड़े क्लियर जिसे कहें असेसमेंट्स दी हैं। एक अभी बहुत रिसेंटली दी है, एक 2021 में दी थी, और ये जो सब बातें आपने की हैं, सेल्स टैक्स का बढ़ना, पर्सनल इनकम टैक्स में तब्दीली, SMEs के टैक्स में तब्दीली, ये सब बातें उन्होंने उसमें लिखी हुई हैं। और मैं आई एम श्योर कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये मालूम है कि ये चीज़ें उनसे एग्री करके ही आगे चला जाएगा। क्या आप इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? सर्टनली कर सकते हैं। अगर आप IMF को कन्विंस कर सकते हैं कि आप नए सेक्टर्स पे जो इस वक्त टैक्स की मद में या तो अपनी पूरी जो उनको देना चाहिए, देयर इज अ टैक्स गैप है, यानी कि उनको पूरा कर दें, या दूसरी तरफ दे ही नहीं रहे उनको टैक्स नेट में लाएं। जैसे रिटेल और होलसेल सेक्टर है, 30-32 लाख रिटेलर है, अब हमने क्या 20-21 हज़ार को रजिस्टर किया है। इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा करना, इसी तरह रियल एस्टेट पे प्रॉपरली टैक्स करना, मींस के जो इनकम क्रिएट हो, हम ट्रांजैक्शन को टैक्स करते हैं। अगर 1 करोड़ की चीज़ कोई 2 करोड़ की बेचता है, जो वो 1 करोड़ की कमाई है उसको टैक्स करना। हमने वेल्थ टैक्स पाकिस्तान में उड़ाया, दुनिया भर में इनहेरिटेंस टैक्स भी है और डेथ टैक्स भी है, हम उस तरफ नहीं गए। सो ऑब्वियसली जो अमीर लोग हैं उन्हीं के एसेट्स बढ़ते चले गए। सो क्या ये सारा कुछ किया जा सकता है? लेकिन हम ये देखते हैं इसमें खाकान साहब के जब पाकिस्तान में ज़ाहिर है जब टैक्सेस की वजह से एक प्रेशर आया IMF की तरफ से, तो वो GST की सूरत में, बिजली बिलों की सूरत में आवाम से ही वसूल किया गया है। आपके ख्याल में हमारे पास वो ऐसे कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिसमें हम ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ऐसा सच आवाम पर भी बोझ ना पड़े और हम लोग अपने इस टारगेट को अचीव भी कर लें? डू यू थिंक कि ऐसा कोई वे है? देखिए, ऐसा वे करने के लिए तो बहुत विल दिखानी पड़ेगी, पॉलिटिकल भी, और ऐसा विल और एक टेक्निकल विल भी दिखानी पड़ेगी। मतलब आपके पास इतना रिच डेटा है सैरिश सर, आप ये सोचें, नादरा का डेटा है, बिजली का डेटा है, गैस का डेटा है, आपके जो कमर्शियल अकाउंट्स हैं सारे बैंकों में एग्जिस्ट करते करोड़ों में, वो सारा डेटा है। ये सारा डेटा है कौन किस वक्त ट्रैवल करता है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर जाता है। अगर ये सारा डेटा मौजूद है तो फिर तो आपको बड़ी आसानी होनी चाहिए कि आप बैठ के ये कैलकुलेट कर लें कि मेरा जो टैक्स है वो कितना बनता है, कंसिडरिंग कि मैंने खर्चा कितना किया है।
अब ये है वो काम जो हम आज तक नहीं कर पाए। ये IMF ने तो नहीं आके करना, ये पाकिस्तान के FBR ने करना है। पाकिस्तान की रेवेन्यू अथॉरिटीज जो सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में हमने बनाई हैं, उनमें करना है। अगेन दिस इज द ट्रू हार्ड वर्क जो पाकिस्तान जैसे ममालिक या अथॉरिटीज जो कि अपने FBRs को उस तरह डेवलप नहीं कर पाई, डिजिटल डेटे को यूज नहीं कर पाई। पाकिस्तान डिजिटल डेटे में भी रिच है और डिजिटली भी इक्विप्ड है। अब मसला जो आ रहा है वो ये है, इस सारे डेटे की माइनिंग कौन करके ये तय करे कि मैंने कैसे टैक्स बेस को 10 मिलियन तक लेकर जाना है, ताकि ये बोझ अगर 3 मिलियन पर अभी पड़ रहा है, जो 10 पे पड़ेगा तो हम कम बोझ डालेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है कि हम 1% और GST बढ़ा दें। ये कोई मौजू चीज इसलिए भी नहीं है कि लोगों की कुव्वत खरीद तो ऑलरेडी टूट चुकी है। महंगाई जो है वो ऑलरेडी 2 साल से बढ़ रही है, अगले साल भी 12-13% से ज्यादा बढ़ जाएगी जब बाकी सब बिजली की इंपोर्ट, गैस की इंपोर्ट, रुपए की कदर में कमजोरी, जब ये सब देखेंगे। सो ये कंसिडर करते हुए IMF से बड़ा निगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आज मुझे भी ये कहता हूँ, बताइएगा, आप IMF से निगोशिएट की बात करें तो डॉक्टर खाकान अभी मतलब करंटली सिचुएशन क्या है? क्या अभी हमारे टर्म्स उनके साथ इस किस्म के हैं कि हम लोग इस नए मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं और वो बिल्कुल हो जाएगा, या फिर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि पहले हमें ये शराइत मुकम्मल करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कुछ मुमकिन हो पाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि हम अगला प्रोग्राम हासिल करने में नाकाम हो जाए? सैरिश जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखा है सामने। IMF का एक मिशन आया था, मुझे कभी उम्मीद थी कि ये स्टाफ लेवल मिशन बन जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक EFF पर हो जाएगा और वो ये कंडीशंस छोड़ के चले जाएंगे कि बजट में हमें ये चीजें करनी है। जी, मैं सुन रही हूँ आपको। सॉरी, आपकी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन आ गई है। नहीं, इट्स ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो कि वो ये अपना जो स्टाफ लेवल मिशन है उसको तब्दील कर देंगे। ये जो मिशन आया था ये एक जायजा मिशन शुरू हुआ था और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये स्टाफ लेवल बन जाएगा और फिर इसको में जो बजट है उसमें एक प्रायर कंडीशंस रख के वो उस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। पर आई थिंक IMF हैज ट्राइड टू असेस पाकिस्तान कि क्या हम पॉलिटिकली पैलेटेबल काम कर सकते हैं, क्या हमारी इकोनॉमिक टीम इस तरह के फैसले बजट में कर सकती है। और ये सब अगर हम बजट में प्रेजेंट करेंगे तो फिर वो ये कह रहे हैं कि हम ये चीज़ें अपने बोर्ड्स के पास थ्रू द मैनेजमेंट ले जाएंगे। एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, यानी कि स्टाफ आता है, वो जायजा लेके गया है, उसने एग्रीमेंट नहीं किया, फिर उसके बाद इस चीज को मैनेजमेंट और फिर बोर्ड में वो ये फैसला करेंगे कि इस पाकिस्तान, हाउ प्रिपेयर्ड इज पाकिस्तान टू टेक दिस फॉरवर्ड। सो अभी आई थिंक कुछ मराहिल बाकी हैं। ओके जी, कुछ मराहिल अभी बाकी हैं। डॉक्टर खाकान, फॉर योर टाइम और होप्स चीजें बेहतर ही हों और आगे बेहतरी की तरफ ही जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब जनाब कुछ बजट से हटकर बात हो जाए T20 मिशन की तैयारियों की। तो इस हवाले से पाकिस्तानी टीम ने अमेरिका में पड़ाव डाल दिया है, जबकि कौमी टीम 2 दिन अमेरिका के शहर डैलस में प्रैक्टिस सेशन करेगी। ICC T20 में कौमी टीम का पहला टकराव 6 जून को अमेरिका की टीम के साथ होगा। और आपको बताती चलूँ कि अमेरिका टीम ने मेगा इवेंट में अपने पहले मैच में कनाडा के खिलाफ फतह से आगाज़ कर दिया है और ट्रायल मैचेस में भी वो बांग्लादेश को शिकस्त का मजा चखा चुके हैं। तो अमेरिकन टीम को हमें बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। इसमें क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा कि जिस तरह कल परफॉर्म किया है अमेरिका ने, कुछ प्लेयर्स, जाहिर है हम लोग उस तरह से अमेरिकी प्लेयर्स के नाम मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। एक ब्लैक इसमें प्लेयर थे, वो तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे। तो मैं चाहूंगी ज़रा अपने व्यूज़ आप दीजिएगा। अगर आपने मैच देखा है अमेरिका का पहला, तो ये किस तरह का हरीफ साबित होने वाला है पाकिस्तान के साथ? अस्सलाम वालेकुम। देखें, इस वर्ल्ड कप की एक अच्छी खासियत ये है कि अगर 20 नेशंस को आपको पता है इस दफ़ा चांस दिया गया ICC की तरफ से, तो मैं भी यही, अगर आप अभी कभी मैच देखें तो आपको पता है पहला सुपर ओवर आपका हुआ नामीबिया वर्सेस ओमान का, तो बड़े एक्साइटमेंट इस वर्ल्ड कप ने पैदा की हुई। अगर आप बात करें USA टीम की, तो USA ने जिस तरीके से पिछले मैच के अंदर पहले मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है, कनाडा ने भी बड़ी अच्छी एक बैटिंग का मुजाहरा किया था स्टार्ट में, लेकिन बिटवीन के अंदर अगर बात करूं USA ने तो बड़ा एक जबरदस्त कम बैक किया था। उनके फास्ट बॉलर्स ने, अली खान की बात करें, दूसरे फास्ट बॉलर्स की, लेकिन एक एग्रेसिव अप्रोच आपको नजर आई, क्योंकि ये वो टीम्स हैं जिनको खोने के लिए तो उनको टेंशन कोई नहीं है, वो सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस में और एक वो चाहती है कि हम एक इम्पैक्ट इस वर्ल्ड कप के अंदर छोड़ें। तो पाकिस्तान का पहला मैच USA के खिलाफ है, तो यहाँ से चीज एक नजर आई कि USA की एग्रेसिव साइड आपको नजर आ रही है, क्योंकि कोरी एंडरसन
भी मौजूद हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस वो कैरी ऑन कर रहे हैं। लेकिन दो चीजें यहाँ पर होती हैं, आपको पता है कि एक प्रॉपर टेस्ट नेशन के खिलाफ जब एक नेशन खेलता है जो एक नॉन टेस्ट नेशन है, उसको प्रेशर डिफरेंट फील होता है। पाकिस्तान इतना आसान हरीफ नहीं होगा यूएसए के लिए, लेकिन एक यूएसए ने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। एरन जॉन्स उनके एक प्लेयर है जिन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग कल परफॉर्म किया है, नॉट आउट रहे हैं, 94 रन की इनिंग उन्होंने खेली है, तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया। मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में हमें बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। देखिए, एरन जोन्स की बात करूं तो एक बड़ा कैरियर उनका जबरदस्त रहा है। अगर आप यूएसए की क्रिकेट लीग के अंदर बात करें, चाहे आप उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, इससे पहले भी आपको पता है चाहे नेपाल के खिलाफ मैचेस की बात करें, डिफरेंट उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज उनकी जो एक लगी थी वो अप्रोच लगी थी, क्योंकि यूएस की आपको पता है पहले स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स के अंदर जब उनका खिलाड़ी एक आउट हुआ तो मैंने कहा शायद प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपको यूएस नजर आई। लेकिन मैंने कहा ना, जो इंटेंट की हम बार बार बात करते हैं, पाकिस्तान टीम में कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होती है, यूएसए में नजर नहीं आपको आया कि उन्होंने वही एक जो एग्रेसिव अप्रोच थी उसको रखा। फिर एरन जॉन्स ने जिस तरीके से आके परफॉर्म किया है, आपने देखा होगा कि मिड विकेट एरिया उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको नजर आता है कि वो आपको मिड विकेट एरिया के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर ज्यादा एग्रेसिव नजर आए, तो एक बड़ा अच्छा एक पॉजिटिविटी वहां नजर है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर मैंने कहा ना कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, जो एक्साइटमेंट है, जैसे आज उसने एक बिल्ड की नामीबिया वर्सेस ओमान मैच की आप बात करें तो अनएक्सपेक्टेड मैच था, बड़ा क्लोज स्कोरिंग मैच था। डेविड वियसा का वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो कैरी करते हैं, वो आपको नजर आया। साउथ अफ्रीका से खेल के हम नामीबिया में मौजूद हैं, लाहौर कलंदर का भी बड़ा तगड़ा पार्ट है, बहुत ज्यादा मैचेस भी उनको जिता चुके हैं। बैटिंग में उन्होंने भी परफॉर्म किया। फिर सुपर ओवर के अंदर जब 21-22 रन चाहिए थे, तो एक एक्सपीरियंस जो वो कैरी कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा था कि जिस तरीके से वो परफॉर्म किया। लेकिन ओमान को हैट्स ऑफ है, ओमान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। जब नॉन टेस्ट क्वालिफायर्स की बात आती है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बहुत ही कम अरसे के अंदर ओमान ने खास करके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं ही चाहूंगी थोड़ा सा वैसे बात करते हैं अपनी कौमी टीम की, क्योंकि 6 तारीख को इनका भी मुकाबला अमेरिका के साथ है और अभी भी थिंक टैंक सोच रहा है, वही हम राइट कॉम्बिनेशंस की बातें कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी इस हवाले से क्या राय है, होना क्या चाहिए? और देखिए, पाकिस्तान टीम की अगर बात करूं तो आपको पता है एक पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट एक आई नो बहुत से मामला इस वक्त चल रहे हैं। चाहे आप आजम खान की बात करें, आजम खान का आपको पता है कि कई ट्वीट्स भी मैं पढ़ रहा था इस वक्त आ रहे थे कि जब से वो इंग्लैंड वाला मैच हुआ है जिसमें 3-4 उन्होंने कैचेस छोड़े थे, तो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, वो हंसते हुए नजर नहीं आते, जो कि आजम खान आपको पता है ज्यादातर टीम के अंदर एक बड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टर है टीम के अंदर। मैं उन्हीं की बात करने वाली थी, आपने खुद शुरू कर दी। आपको क्या लग रहा है, आजम खान को मौका मिलेगा? बड़ी उन पर मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये, आप यकीन करें लोगों ने तो खैर बड़े अजीब अजीब सोशल मीडिया पर कमेंट भी किए कि ना फिटनेस है ना परफॉर्मेंस है, कोई बताए कि किस वजह से इनको बार बार मौका दिया जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि आजम खान पे इसको तनकीद बहुत है। अगर ओवरऑल पाकिस्तान टीम की बात करूं तो उनको आप साथ लेके गए हैं, उनका कैरिबियन के अंदर एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने उनको देखा है कि कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर परफॉर्म करते हुए, क्योंकि जहां पर ज्यादा बाउंसी ट्रैक नहीं होगा, वो ज्यादा उनके लिए सपोर्टिव होती है विकेट। इम्पैक्ट प्लेयर तो वो हैं, चाहे वो PSL के अंदर आपने देखा हो, लेकिन हालिया अगर परफॉर्मेंस देखूं तो उनको बहुत सारा मौका दिया गया है आजम खान को। मैं इस हक में जरूर था कि यार इतना एक पलंदा हो जाए या केस स्टडी आपके पास हो जाए कि भाई इतने चांसेस दिए गए हैं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए टीम से उनको ड्रॉप किया गया। यहाँ पर जिस तरीके से उस्मान खान ने पिछले मैच के अंदर परफॉर्म किया था, एक बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स उन्होंने खेली थी। अब डिबेट शुरू हो गई है कि उस्मान खान को यहाँ पर लाया जाए। फिर कुछ एक्स क्रिकेटर्स ये भी कहते हैं कि मौका मिलना चाहिए, वो बड़ा मतलब ग्रेसफुली वो खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, उनको होना चाहिए मतलब ओपनिंग एज अ बैट्समैन या फिर नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, साइम अयूब की बात करूं तो इस चीज पे आप भी एग्री करेंगे कि साइम को बहुत ज्यादा चांसेस मिले हैं पाकिस्तान टीम से, बहुत ज्यादा रिलायंस भी है, बिलीव भी है उनके ऊपर कि वो अच्छा स्टार्ट देंगे। पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम के साथ उनकी बड़ी जोड़ी अच्छी रही, लेकिन एक चीज हमारे एक अनफॉर्चुनेट अलमिया है, मुझे पता उनकी नो लुक शॉट बड़ी मशहूर शॉट है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखें तो वो वही मिड ऑन की बात कर लें या बात कर लें अपना स्क्वायर लेग की, डीप स्क्वायर लेग की बात कर लें, उन एरियाज के अंदर वो ज्यादा अपना उनका शिकार हुआ, ज्यादा उनको अपना आउट वहां पर ही किया गया, क्योंकि एनालिस्ट बैठे होते हैं, उनको पता है कि कौन सी बॉल जो सी है इसको ज्यादा डिसीव कर सकती है बैट्समैन को। वो आपको एक उनकी नजर आती है कि वीकनेस जो सी है साइम अयूब की, लेकिन जितने चांसेस उनको दिए गए हैं, मैं फिर कहता हूं कि मुझे पता है बहुत ज्यादा रिलायंस भी है, बॉलिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन एज सच इम्पैक्ट अभी तक आपको इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा उनकी नजर आई। यही तो प्रॉब्लम है अवैस, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम लोग बड़े मुकाबलों में नर्वस हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आती है,
तो आप मुझे बताएं 20 ओवर्स के मैच में कौन सा ऐसा ओवर्स का पार्ट है कि जहां पे आप कहें कि जी टीम बड़ा अच्छा खेलती है, हमारे शुरू के भी प्रॉब्लम है, मिडल के भी प्रॉब्लम है, टेल एंडर्स के भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह तो फिर हम किस तरह खुद को प्रिपेयर रखेंगे आगे इंडिया के साथ मुकाबले के लिए? देखिए, वर्ल्ड कप तो आपको पता है हमेशा एक प्रेशर गेम होती है। वर्ल्ड कप इतना आसान नहीं होता किसी भी टीम की बात करें। मुझे पता है बहुत से लोग एक बात कर रहे थे कि जी वर्ल्ड कप से पहले जो अभी पता है आपको आईपीएल की अगर आप बात करें डाइडर्स स्कोर भी चेज हुआ, तो यार दैट मींस कि क्रिकेट बड़ा डिफरेंट फॉर्मेट पे जा रही है, लेकिन वर्ल्ड कप का प्रेशर डिफरेंट होता है। आज आप देखें ना, जो एक बड़ा छोटा सा एक मार्जिन का मैच था उसमें भी वक्ता पड़ गया था कि आप सुपर ओवर तक चले गए हैं, क्योंकि इतना वो हाई इंटेंसिटी मैच हुआ है। वर्ल्ड कप है, प्रेशर उसका होता है। पाकिस्तान पे ऑब्वियसली इतना एडेड प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि जो मामला चलते हुए आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, कप्तानी के बारे में बात करें, लेकिन हम वो भी शायद भूल जाते हैं कि ये वही टीम है जिसने 2 दफा आईसीसी वर्ल्ड कप के टॉप परफॉर्मेंस पे गई है, जिसने फाइनल भी खेला है, जिसने सेमीफाइनल भी खेला है। तो ये वो चीज आपको मोमेंटम कैरी करे। मैं आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करूंगी, क्योंकि मैं रिसेंटली ना हमारे जो मेयर कराची हैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी जिसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई फेक होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत सारी फेक खबरें भी सर्कुलेट करती हैं। अलबत्ता उसमें व्यूज़ कुछ इस तरह के थे कि जब सरफराज था तो हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बड़े अच्छे से वो कैप्टनसी कर रहे थे, क्या वजह है कि उनको हटा के तो फिर बाबर अगर नहीं उस तरह, बहुत वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, लेकिन अगर एज अ कैप्टन साथ उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उनको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा? इस तरह की कुछ बातें थी। खैर, इसमें मैं आपके व्यूज़ भी लूँगी। अभी आपका अवैस बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपनी ओपिनियन हमें दी है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि अभी टीम पर तनकीद ना करें, अभी उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देखें, उसके बाद इस पर बात भी करेंगे, तनकीद भी हो जाएगी। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे हाय गर्मी की। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बढ़ती गर्मी ने शहरियों को हाल और बेहाल कर दिया है। महकमा मौसमियात की तरफ से खबरें भी कुछ इस किस्म की ही आ रही हैं कि गर्मी अभी बढ़ेगी और प्री मॉनसून की खबरें भी कुछ गर्दिश में हैं, लेकिन आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान बताया जा रहा है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 31 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी में ज्वाइन कर चुके हैं। अफजाल, बताइएगा लाहौरी कितनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 30% है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि जो हवाएं चल रही हैं शहर में वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर रखा है और शहरियों से उन्होंने दरख्वास्त की है कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और दीगर मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें और धूप में निकलते वक्त अपने सरों को ढांप कर रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। बहुत शुक्रिया अफजाल, आपने हमें सूरत हाल बताई। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। पंजाब के बेशतर इलाकों में पारा 45 से भी ऊपर है। अंदरून सिंध की बात की जाए तो हाल ही ना पूछे वहाँ का। कराची में अलबत्ता आज मौसम में कुछ बेहतरी है। गुज़श्ता रोज़ तक यहाँ भी शहरियों का हाल बेहाल था। गर्मी की शदीद लहर मौसम तब्दीलियों का पेश खैमा है जिसका हल सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाना है। आज हम आपको एक ऐसी ही 2 अशखास से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कराची को सरसब्ज बनाने का बेड़ा उठाया है। ताहिर अंसारी और मुराद सोनी, ये 2 शख्सियात ये काम कर रही हैं। यहाँ जानने के लिए इस वक्त हमारी टीम गुज़श्ता रोज़ लियारी अर्बन फॉरेस्ट पहुंची। उन्होंने वहाँ क्या देखा, ये शख्सियात किस तरह से काम कर रही हैं, तो आइए आपको सैयद मोहम्मद मुदस्सिर की रिपोर्ट में हम दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि कराची को सरसब्ज बनाना कितना ज़रूरी है। और अगर हम इंडिविजुअली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एक वक्त था, लोग बताते हैं कि कराची में इन महीनों में फुहार पड़ा करती थी, यहाँ पर मौसम क्लाउडी रहता था, हल्की बारिश हुआ करती थी। जो लोग ज़ाहिर है अंदरून सिंध से यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए स्पेशली इन महीनों में आते थे क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो कराची का टेम्परेचर कदरे बेहतर होता था। लेकिन अब क्या वजह है कि यहाँ पर भी उतनी ही गर्मी बढ़ गई है और आगे मज़ीद बढ़ने की पेशगोई भी है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ लोग जो सीरियसनेस को समझ रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर की रिपोर्ट आप देखिए।
कराची में इन दिनों बला की गर्मी पड़ रही है और हम सब जानते हैं कि इस गर्मी का हल है सिर्फ दरख्त लगाना। लेकिन हम लोग सब शायद किसी के इंतज़ार में, किसी इल्हामी मदद के इंतज़ार में कि कोई आए दरख्त लगाए, हुकूमत ये काम करे या कोई और ये काम करते, हम खुद ये काम नहीं करें। लेकिन आज मैं दो ऐसी शख्सियात से मिलने आया हूँ यहाँ पे जिन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया दरख्त लगाने के लिए, खुद ये काम शुरू कर दी और आज लियारी एक्सप्रेसवे के एक बड़े हिस्से को, 2 से 3 किलोमीटर के हिस्से को ये अर्बन फॉरेस्टिंग कर चुके हैं, दरख्त लगा चुके हैं। इन दोनों शख्सियात साहब को मिलवाते हैं, मुराद सोनी साहब और ताहिर अंसारी साहब। आइए मिलते हैं उनसे और उनसे जानते हैं काम उन्होंने किस तरह किया और इस काम को किस तरह आगे लेके जाने वाले हैं। चलते हैं। मुराद सोनी साहब, सर कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र सर। ताहिर साहब कैसे हैं आप? अच्छा, ताहिर अंसारी साहब अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इन लोगों ने ये लियारी अर्बन फॉरेस्टिंग के प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया और सोनी साहब को तो हम सब जानते ही हैं, KBC के रोए रवा हैं। और सोनी साहब के आने के बाद इस जो प्रोजेक्ट था उसको तेज़ी आई है क्योंकि सोनी साहब ने पौधे प्रोवाइड करें और यहाँ पौधे लगाने का काम जो है वो ताहिर साहब कर रहे हैं। तो पहले ताहिर साहब से शुरू करते हैं। ताहिर साहब, कैसे ख्याल आया इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का, मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल चट्टल मैदान थी, यहाँ कचरे भरे हुए थे, या दुनिया की कचरे भरे थे, टनों हज़ारों टन कचरे पड़े हुए थे। आप तस्वीर नहीं कर सकते। ये 18 महीने पहले की पोटीज अगर मैं यहाँ की आपको दिखा दूँ तो आपकी सोच भी नहीं सकेंगे कि वो यहाँ का पोटीज है। यहाँ पे कचरों मसरों ये पिरामिड लेवलिंग किया यहाँ पे। अच्छा, लियारी एक्सप्रेसवे का जो एग्जिट पॉइंट है माड़ीपुर, अगर वहाँ से खड़े होकर देखें तो आपको पूरा यहाँ से जंगल नज़र आएगा और आपको समझ आएगा कितने पौधे यहाँ लगाए जा चुके हैं। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक यहाँ पे दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसका क्रेडिट ताहिर साहब को जाता है, लेकिन साथ में सोनी साहब को भी जाता है। सोनी साहब, आपने दरख्त प्रोवाइड किए हैं, तो सबसे पहले तो सोनी साहब ये बताइएगा कि जब भी हम किसी NGO को फंड देने की बात करते हैं तो ट्रस्ट इशूज़ बढ़े, क्योंकि कराची में आपको पता है आधी NGO से धंधा बना लिया, इस चीज़ को खिदमत को धंधा बना लिया। तो इसका तो बताइएगा कि जब आपके पास ये लोग आए तो ट्रस्ट का कितना इशू था, फिर आपने कैसे भरोसा किया, फिर कैसे ये सब सिलसिला शुरू हुआ? थोड़ा चलते हुए देखते हुए बात करते हैं, दिखा में थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, हमारा एक सिंपल सा फार्मूला है। हम बोलते हैं कि दरख्त हम दे रहे हैं आपको, इसको पानी और देखभाल आप करेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला था। जब हमने इनसे एक MOU साइन किया, हम इस ग्राउंड पे आए, ताहिर साहब से हमारी बात हुई, तो हमने मेरे ख्याल फर्स्ट डे हमने इनसे MOU साइन कर लिया। हम जब यहाँ पर आए तो हमने इनको कहा है, हमने इनको ऑफ़र किए कि हम इनको 1 लाख दरख्त है वो हम खुद ही पूरा करके दे देंगे। असल में दरख्त देने से ज़्यादा जो काम है वो अल खैर वाले जो कर रहे हैं कि यानी इसके पूरे को मेंटेन करना, फिर इसके खाद मिट्टी, फिर इसकी सफाई, तो कचरे का गढ़ था। 16 किलोमीटर का है ये पूरा लियारी एक्सप्रेसवे। तो 16 किलोमीटर पे कब तक पूरा हम ये कह सकते हैं कि पौधे लग जाएंगे, जंगल आबाद हो जाएगा? सर देखिए, आगे आगे जाके जितनी मुश्किलात हल हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें 1 पूरा साल लगेगा, ये वाला साल और शायद अगले वाला साल। इसके बाद जाके हम उस तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा टारगेट है। अच्छा, चलें सोनी साहब, थोड़ा सा और आगे देखते हैं कौन कौन से पौधे दरख्त लगाए यहाँ पे और कुछ बात करते हैं आज। ये हमने एक छोटा सा दरख्त लगवाया था, इतनी 3 फुट 4 फुट, लेकिन अभी ये बढ़ गया है। ये कोई तस्वीर नहीं कर सकता है कि ये कोई 15-14 महीने का दरख्त है, बल्कि लोग कहते हैं कि ये सालों साल इसका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और तजुर्बा ये हुआ कि ये गैर मुतवक्का तौर पर हमारी तवक्कुआत से भी बढ़ कर के ये दरख्तें बढ़ रहे हैं। मतलब लियारी एक्सप्रेसवे के अतराफ की ज़मीनें सपोर्ट कर रही है प्लांट्स को ज़्यादा बेहतरीन। ये प्लांट वैसे कौन सा प्लांट ये एक पारस पीपल का दरख्त है, एक सैंपल है। वैसे इसमें ये सैकड़ों हैं, सिर्फ एक दरख्त नहीं है, सैकड़ों है। अच्छा, चलें थोड़ा और आगे चलते हैं, जंगल को डिस्कवर करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं जो कराची के नेटिव हैं। अभी हम लोग ये लियारी अर्बन फॉरेस्ट में कौन कौन से पौधे लगाए हैं तो ये देखने चल रहे थे। रास्ते में बड़े खूबसूरत फूल मुझे नज़र आए, तो ताहिर साहब से पूछते हैं ये कौन से फूल हैं और यहाँ पे कौन कौन से पौधे लियारी अर्बन फॉरेस्ट में लगाए गए हैं। ताहिर साहब, कौन कौन से फूल पौधे हैं, ये क्या क्या लगाए आपने यहाँ पे? ये तो वैसे हमने बच्चों की खुशनुमाई के लिए फूल लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म के गुलाब के फूल है और ये खजूर के दरख्त हैं। इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे 22 अक़साम के हमने दरख्त लगवाए हैं और टोटल लोकल पाकिस्तानी पौधे हमने लगवाए हैं। अच्छा, आपने पाकिस्तानी पौधों की बात की,
मगर हर शहर के कुछ अपने नेटिव पौधे होते हैं। प्लांटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा ख्याल जो रखना पड़ता है कि आप उसी इलाके के पौधे लगाएं ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके, वरना नुकसान होता है माहौल को। इस बात का कितना ख्याल रखा आप लोगों ने? इसका बाकायदे तौर पर हमारे पास PhD माहिर माहौलियात है डॉक्टर कंवल साहिबा, वो बाकायदा इसका निगरानी कर रहे हैं। एक एक पौधा उनके मशवरे से हम लगवा रहे हैं और ये कुदरती तौर पर बात ही कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह जो पौधे हमने लगाए वो कराची की माहौल को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोनी साहब, तो ये कितना आपको लग रहा है क्लाइमेट के लिए कितना बेहतर होगा ये जो हम दरख्त लग रहे हैं, इससे मौसम बेहतर हो रहा है, तो आने वाले दिनों में जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा क्लाइमेट में कितनी बेहतरी देख रहे हैं आप? देखिए, एक वाज़ेह फ़र्क होगा। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, तो कराची के जो सौगात हैं, जो कराची के दरख्त हैं, जिस तरह नीम है, गुलमोहर है, मोरिंगा है, सुखचैन है, लाल बादाम है, फ्रूट में जामन है, जंगल जलेबी है, ये वो दरख्त है जो इस कराची के दरख्त हैं। 2 साल अगर आपने इसको संभाल लिया ना, ये जंगल बन जाएगा। दरख्त लगाना सदका जारी है, लेकिन जो हालात बन चुके हैं, जिस तरह माहौलियाती तब्दीली हमें नज़र आ रही है, अब ये दरख्त लगाना हम सबका फ़र्ज़ बन चुका है। ये सदका हम सब पे फ़र्ज़ है। सोनी साहब और ताहिर साहब हमारे लिए मिसाल हैं, लेकिन सिर्फ सोनी साहब और ताहिर साहब अकेले ये काम अंजाम नहीं दे सकते, हमें इनका हाथ बटाना पड़ेगा, हम सबको ये फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। इसी प्रोग्राम के साथ आज के सेगमेंट का काम करते हैं और चलते हैं स्टूडियो पर जाने। जी सरिश। बहुत खूब, और ये वाकई कराची की माहौलियात के लिए गेम चेंजर साबित होगा अगर वाकई इन्होंने जो सोनी साहब ने बताया कि 2 साल अगर इनको संभाल लिया तो ये जंगल बन जाएगा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है हम इस तरह इतने बड़े बड़े जंगल तो नहीं उगा सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने घरों की क्यारियों में, अपने घरों के बाहर हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे दरख्त लगाएं ताकि वो साल 2 साल थोड़ा सा उनकी खिदमत कर लेंगे, उनको पानी देंगे तो वो ज़ाहिर है आपको छाँव देंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, टेम्परेचर को थोड़ा कराची के डाउन करने के लिए। तो हम सबको फ़र्दन अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। तो आपने ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। अभी हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गर्मी पे बात कर रहे थे और अब आपको एक खबर देते हैं। नेपरा ने HSE रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कारकर्दगी वाली कंपनी करार दे दिया, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के चुंगल में फंसे अवाम बिलबिला उठे हैं। नेपरा ने सवाल अब उनसे ये कर रहे हैं कि आखिर बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनी को किस बुनियाद पर आपने बेहतरीन कंपनी करार दिया है? क्या आवाम ने ज़बरदस्ती इजाफी बिलों की वसूली पर इसे इस एजाज़ से नवाजा गया है? फिर यहाँ पर शदीद गर्मी में भी लोड शेडिंग में ज़रा सी भी नरमी न करने पर के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कंपनी करार दिया गया है। आखिर के इलेक्ट्रिक ने नेपरा की आंखों पर कौन सी पट्टी बांध रखी है कि नेपरा को लाखों अवामी शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक ऐसी बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है? इससे बेहतर कोई कंपनी ही नहीं है, यही जानने की कोशिश करेंगे। इसी सारी सूरत हाल में बात करने के लिए कफील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नुमाइंदा है बोल न्यूज़। कफील, मुझे ये बताएगा कुछ मालूम हो सका किस बेसिस पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कंपनी करार दिया है? देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो इस गर्मी में जारी है। अगर बात कर लें 7.5 घंटे एलानी लोड शेडिंग के अलावा ये 5 से 7 घंटे के लोड शेडिंग जो है वो मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइट, औरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, यूसुफ बोर्ड, सिद्दीक बोर्ड, औरंगी टाउन, मेट्रोविल के इलाकों में की जा रही है, जिसके बाद से शहरियों का जीना महाल हो गया है। और बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ जो है वो पानी भी दस्तयाब नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि बिजली जब बिजली आप जो है वो प्रॉपर लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ओवर बिलिंग भी करते हैं, जो कि शहरियों का कहना है, तो उसके मुताबिक कम अज़ कम बिजली तो फराहम करें ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर एक एक कमरे के फ्लैट है, वहाँ भी लोग जो है वो मजबूरी में रहने पर मजबूर तो हैं, लेकिन उसके बाद अगर लोड शेडिंग होती है तो उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती होगी आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं इस जो है वो शदीद गर्मी के अंदर। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त तार टूटने के वाक़यात भी कुछ इलाकों के अंदर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कफील, आपने हमें सूरत हाल बताई है। इसी पर बात करेंगे। एनर्जी एक्सपर्ट ताहिर बिशारत चीमा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कराची में 16 घंटे की लोड शेडिंग है। नेपरा रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में शामिल किया है। इतनी नवाजिश क्यों है, कुछ आप इस बारे में कहेंगे? जी, ये इंतहाई हैरानी की बात है कि ये नवाजिश क्यों है। इसलिए कि लोग बहुत तंग हैं, और खाली तंग नहीं है, इंडस्ट्री वहाँ बंद है, चल नहीं रही, और कॉमर्स भी बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट है। और इसके बाद बहुत सारे इलाके हैं
जिनको बिजली से दूर ही रखा जाता है। यानी कि के इलेक्ट्रिक करता क्या है कि जो हाई एंड इलाके हैं वो समझते हैं कि वहाँ से बिल फौरन आएंगे और ज़्यादा टैरिफ वाले आएंगे, उनको बिजली देते हैं, बाकियों को बंद करते हैं। अब रही बात के नेपरा की नवाजिश, नेपरा का रैंकिंग का जो सिस्टम है वो बड़ा मज़ेदार है। अगर किसी इलाके में समझ लीजिए कि 5000 ट्रिपिंग्स या इंटरप्शंस, यानी कि बिजली 5000 मरतबा बंद रही और अगले साल अगर वो 4800 दफ़ा बंद हो जाए तो वो कहते हैं कि कमाल कर दिया है, इन्हें 10 नंबर दे दिए जाए। ये भी आप हैरान होंगे सुन के कि इनके यहाँ एक साल जो है 48 अमवात हुई, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन इलेक्ट्रिक्यूशंस हुई, और अगले साल जब 42 हुई यानी कि कम हो गई तो उन्हें 10 नंबर दे दिए गए। रैंकिंग के इश्यूज हैं एक, और दूसरा जो रेगुलेटर है वो अपने काम से कहीं दूर है, उसे बहुत सख्ती करनी चाहिए ताकि ये यूटिलिटीज़ जो हैं वो लोगों की खिदमत कर सकें और हर जगह पे बिजली पहुंचा सकें। इसमें मज़ीद भी आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो मूजिद है रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग की, यानी कि अगर कहीं से बिजली चोरी हो रही है या उसकी इतला मिली है या कहीं से अगर बिल्स जो हैं वो जिसे कहते हैं कि कम आ रहे हैं तो बिला जिसे कहते हैं ना जी तकसीम के बाकी तो सब ठीक है, 2 4 10 20 जो हैं उनको पकड़ा जाए, वो उस पूरे इलाके की बिजली बंद कर देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जो फाटा में किसी ज़माने में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन था जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने रख के काम किया जाता था। यानी कि अगर एक कबीला है उसमें से एक आदमी ने कसूर किया है तो पूरे कबीले के घर जो है मस्मार कर दिए जाते थे। ये अंग्रेज ने बनाया था, वहाँ हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन मुल्क में और बिलखुसूस कराची में जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मसला है वो अभी भी इसमें ताहिर साहब के इलेक्ट्रिक की सर्विस को मुल्क भर की तकसीमकार कंपनी से बेहतर कैसे करार दिया जा सकता है, इसके पीछे मामलात क्या हैं? जी मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि एक चीज़ तो हमें मानना पड़ेगी कि मीडिया मैनेजमेंट जो है कि इलेक्ट्रिक की, मीडिया मैनेजमेंट का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि जो चैनल्स हैं उनके साथ ताल्लुकात उनकी ठीक हों, लेकिन यह है कि एडवर्टीजमेंट्स कैसे करनी है, अपना प्रचार कैसे करना है, इसके बाद जो क्वार्टर्स कंसर्न हैं यानी कि जो मैटर करता है उसके पास कैसे पहुंचना है, तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं और आसानी से उन्होंने नेपरा को अपने साथ मैं तो समझूंगा कि मिला लिया कि उनकी थोड़ी सी भी बेहतरी आ जाए तो उन्हें 10 नंबर फालतू दे के कहा जाता है कि ये सबसे नंबर 1 है। बात यह है कि अंग्रेजी में कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पाई रिमेन्स इन इट्स ईटिंग। अगर कोई पकवैया कहे कि मैं बहुत अच्छी चीज़ बनाता हूँ और खाने वाला पसंद ना करे तो जाहिर है वो ठीक नहीं होती। इसी तरह जो हालात हैं बिजली के कराची में वो मखदूश हैं और अप कंट्री जो है उससे कहीं बुरे हैं। अगर वो बुरे हैं तो इसका मतलब है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो काम नहीं कर रहा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि मैं तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं के इलेक्ट्रिक के BOD में भी रहा सन 2009-10 में, तो मुझे हर चीज़ का पता है। जी सही। अच्छा ताहिर साहब, ज़्यादा बिल आता है, कोई पूछने वाला नहीं है और रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि जी आउटस्टैंडिंग है, इस पर आप क्या कहते हैं? जी ये मज़ीद हैरानकुन है। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं कि ओवर बिलिंग के केसेस यानी कि उनके बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इसके बाद डिटेक्शन बिल्स यानी कि अगर मीटर ख़राब हुआ या किसी वजह से मीटर ने रिकॉर्डिंग सही ना की, उसके एवज फिर जो है बिल डाले जाते हैं तो वो अनप्रेसिडेंटेड यानी कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी पूछ-गिछ नहीं है। इसलिए कि मैंने ये भी देखा कि अगर नेपरा ने या पावर मिनिस्ट्री ने यानी कि पावर डिवीजन ने अगर उन्हें बुलाया तो वो नॉर्मली वहाँ नहीं आते। अपने आप को इन चीज़ों से मुबर्रा समझा जाता है और इसके बाद इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उनके भी बहुत मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने रखने वाली हैं। इनकी रैंकिंग सबसे बेहतरीन होना गैर मुनासिब है, ऐसा नहीं है। बाकी कंपनियां जो हैं बिलखुसूस लेस्को जो है या इस्लामाबाद जो है IESCO, वो कहीं बेहतर हैं। मैंने तो आपको पहले भी बता दिया कि अगर 48 लोग जो हैं शहीद हुए और अगले साल जो है किसी तरीके से 46 हो गए
तो उन्हें 10 नंबर या उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया कि सबसे अच्छे हैं, जबकि आप ज़हन में रखिएगा कि एक भी शहादत हो, एक भी एक्सीडेंट में कोई अल्लाह को प्यारा हो जाए तो उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जी अच्छा, आयात भी ताहिर साहब मौसूल हुई है कि इदारे की गलती से ज़्यादा बिल भिजवाया गया है, तो इस पर पूछने की बजाय हम देख रहे हैं कि जी उन्हें बेहतर कारकर्दगी का एजाज दे दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। देखें जो के इलेक्ट्रिक है वो यूटिलिटी से बढ़ के, यानी कि वो बिजली की तकसीम कार कंपनी से कहीं ज़्यादा वो एक बिजनेस है, और वहाँ जब पैसे लगे हुए हैं तो उस पैसे पे पूरा रिटर्न आना चाहिए। नतीजतन जो उनके बिजनेस यूनिट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो उनके टारगेट्स हैं वो पूरा किया जाए, वो बनता है या नहीं बनता। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक भी गलत बिल आए और एक भी बिल जो है वो गैर मुनासिब हो, या कह लीजिए कि उसके बैक एंड पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब इस सिलसिले में उनके खिलाफ एक्शन जो लेगा वो सिर्फ नेपरा है, इसलिए कि वो पावर डिवीजन या हुकूमत पाकिस्तान से कहीं बाहर हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अप कंट्री CPPAG या NTDC से बिजली ली जाती है, उसके अरबों रुपए जो हैं उसके ये देनदार हैं, वो देते ही नहीं। वो सीधी सी बात करते हैं कि क्योंकि के इलेक्ट्रिक को हुकूमत सिंध या फेडरल गवर्नमेंट के दफातर या उनकी तनसीबात पैसे नहीं दे रहे तो हम भी नहीं देंगे। इस तरीके से चलता नहीं है। ये जो यूटिलिटीज होती हैं और तकसीम कार कंपनियां जो हैं, इन पे और तरीके से काम करना पड़ता है। तो हालात अच्छे नहीं हैं और नेपरा को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान ज़्यादा दे और अपने रैंकिंग का सिस्टम भी दुरुस्त करे, बजाय इसके कि अगर 2 अमवात कम हो गई और 46 की रह भी गई तो फिर भी कहा जाए कि अब ये 10 नंबर इन्हें ज़्यादा मिलेंगे, ये नंबर 1 हैं पूरे पाकिस्तान में। जबकि हुआ क्या, इनके मुकाबले में बदकिस्मती से गुजरांवाला में एक एक्सीडेंट हो गया, एक साहब अल्लाह को प्यारे शहीद हो गए, मैं तो शहादत उसे कहता हूँ। तो उनके 10 नंबर सारे काट लिए एक इलेक्ट्रिक्यूशन पे, और कहा गया कि ये बिल्कुल यानी कि ये रैंकिंग में बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। ये बहुत मसाइल हैं। ये मसाइल में मैं ये समझता हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या लोकल गवर्नमेंट है कराची की, उसको भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत सिंध को भी इस पे गौर करना चाहिए। आपस में बैठ के इलेक्ट्रिक के साथ कमेटी बनाई जाए और उस कमेटियों में ये सारी चीज़ें सामने रखी जाएं कि इलेक्ट्रिक अगर कोई अच्छी या मुनासिब बात करता है वो मानी जाए, क्योंकि बिजली की चोरी ना होना और नंबर 2 बिल का अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय से आगाह किया। और वाकई ये रिपोर्ट, इस पर हैरत ही का इजहार किया जा सकता है, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो कुछ के इलेक्ट्रिक कर रहा है वो सबके सामने है, एहतजाज आयरोज हो रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो बेहतर कंपनी हो। एनी हाउ मे बी अब ये रिपोर्ट जो है इसको बदला जाए जब इतनी बात इस पर हो रही है। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कैसे मुहिम जो से जिन्होंने दुनिया का दूसरा बड़ा और खलीजी ममालिक का सबसे बड़ा सहरा अल रबी अल खाली को अबूर करने का एजाज़ अपने नाम किया है। शुएब खान वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हाल ही में रबी अल खाली और इससे पहले अल नफूज अल कबीर सहरा को अबूर किया। सहरा अल नफूज का इलाका इराक और उर्दन तक फैला हुआ है। ये सहरा पहाड़ों और सुर्ख पत्थरों से भरा हुआ है, जिसे अबूर करने के लिए बेहद महारत की ज़रूरत होती है। डेजर्ट एम्प्टी क्वार्टर यानी कि अल रबी अल खाली सहरा की बात की जाए तो तकरीबन 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित दुनिया के बड़े सहराओं में से एक है। 4 ममालिक में फैला हुआ है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन के हिस्सों पर यह मुश्तमिल है और तकरीबन इसका शुमालन जनूबन 1000 किलोमीटर और शर्कन गरबन तकरीबन 500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसकी सैर और ऑफ रोडिंग के जो शौक़ है उसको जुनून में बदलने वाले पाकिस्तानी मुहिमजों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं शुएब खान साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने इस सहरा को अबूर किया है, जो कि बहुत मुश्किल एक टास्क था और 10 रोज़ में आपने इसको अबूर किया है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा कि शौक़ आपको कब से है और इस सहरा को अबूर करने का प्लान आपने कब बनाया? थैंक यू सैरिश और बोल चैनल का, जो मुझे अपनी एडवेंचर स्टोरी बताने का यहाँ पे आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो बता दें कि ये हम लोगों ने तकरीबन कोई कुछ माह पहले
इस जर्नी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई कि एम्प्टी क्वार्टर, जिसको रुबुल खाली कहा जाता है अरबिक में, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है और इसकी जो लॉन्गेस्ट रूट था वो हमारा टारगेट बना कि हमने इसको कंप्लीट करना है। तो क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग बड़े शौक़ से की जाती है और इस शौक़ को हमने भी करना शुरू किया। तो इसके वजह से ये जो ऑफ रोडिंग जब हमने स्टार्ट की, पिछले साल अल नफूद डेज़र्ट हमने कंप्लीट किया, तो इस साल क्योंकि ये रुबुल खाली बहुत ही डेंजरस डेज़र्ट है और इसको करने के लिए काफ़ी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो इस हिसाब से हमने अपनी अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे बताइएगा प्रैक्टिस में क्या क्या शामिल है, किस तरह तैयारी की, जो गाड़ियाँ आप लोग लेकर गए उनको क्या आप लोगों ने अपलिफ्ट कराया, क्योंकि ज़ाहिर है सहरा में तो रेती होती है, गाड़ियाँ धंस जाती हैं, फंस जाती हैं, टीले होते हैं, और ये वाला जो सहरा है ये तो टीलों के हवाले से काफ़ी जाना जाता है कि यहाँ पे बड़े ख़तरनाक टीले हैं रेत के। तो मुझे बताएंगे कि कितना एडवेंचरस था ये रास्ता और तैयारी इसकी आप लोगों ने क्या की थी? देखें, सबसे पहले तो आपकी जो 4 व्हील है उसको आप तकरीबन रेडी करते हो, उसकी सस्पेंशन का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी टायर का, और गाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपके गैजेट होते हैं जो सेफ्टी गियर होते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं। और फिर जब आप एडवेंचर पर निकलते हो तो इस तरह आप एक स्ट्रेट आप ट्रैवल नहीं करते, पूरे कारवान के साथ जाते हो, आपके पूरी एक टीम तैयार होती है, आपकी उनके साथ केमिस्ट्री मिलती है, फिर जाके आप इस तरह की जर्नी जो है ना करने के काबिल बनते हो कि तो इस तरह मेरे साथ जो है ना मुख्तलिफ ममालिक के लोग जिनमें यूरोप से, इटली से, साउथ अफ्रीका से, ब्रिटिश से मौजूद हैं और लोकल सऊदी अरेबिया से, तो हम लोगों ने इस तरह एक ग्रुप बनाया हुआ है जिनके साथ हम मिल के ये ट्रैवलिंग जो स्टार्ट की। जैसे मैंने जिक्र किया कि अल नफूद डेज़र्ट हमने पिछले साल इसको कंप्लीट किया। आपने देखा एक बेहतरीन वादी है, रॉकी कोन माउंटेन्स हैं और रेड सैंड है, और ये बड़ा एक प्यारी वादियों पे रिलेटेड है। ये सऊदी अरेबिया का साउथ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट तक फैला हुआ है। इसकी जो सरहदें हैं इराक़ और जॉर्डन से मिलती हैं, तो पहले हमने इसको कवर किया, फिर हमें और शौक हुआ कि और किया जाए, तो सबसे सामने हमारे रुबुल खाली आया। तो मुझे ये बताइएगा ये रुबुल खाली जिसके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ बड़ा ये ख़तरनाक है और ज़ाहिर है यहाँ पर दुश्वार गुजार रास्ते हैं, उनसे गुजरना, फिर रेत के तूफ़ान यहाँ पर सुना है कि बहुत होते हैं और टेम्परेचर यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, और उसका भी फिर आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा कि गर्मी ख़त्म हो तो फिर अपने सफ़र को शुरू किया जाए। तो मुझे बताइएगा कि आपने इस दुश्वार गुजार रास्तों में वो ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया जो आपके लिए बिल्कुल नया था? देखें जी, रुबुल खाली विंटर में ख़ास तौर पे ये हम जर्नी का सोचते हैं हमेशा, क्योंकि अरब में विंटर में ही ऑफ रोडिंग की जाती है। अब एम्प्टी क्वार्टर ख़तरनाक इस लिहाज से है ना, एक तो आइसोलेटेड है, वहाँ पे बहुत सहरा है, ख़तरनाक किस्म के टीले होते हैं, इतने ख़तरनाक कि आप अकेले तो जा ही नहीं सकते, यानी कि यू हैव टू, आपके साथ पूरी टीम होनी चाहिए, आपके साथ पूरी टीम के साथ आप इस सफ़र पर निकलते हो। और ख़तरनाक तूफ़ान आते हैं, कभी भी तूफ़ान स्टार्ट हो जाता है। हम लोग 3 दिन तूफ़ान का हमने फेस किया। 10 दिन के ट्रिप में हमारे पेट्रोल, आपको फ्यूल भी साथ में लेके जाना पड़ता है। तो फिर आप क्या करते थे जब तूफ़ान आता था? सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो आप लोग तो फिर खुद को गाड़ियों में बंद कर लेते होंगे, कुछ बताएंगे माहौल क्या होता है? जी, गाड़ियों में बंद और सफ़र जारी रखते थे। सफ़र जारी रखना ही सबसे बेहतर होता था। और रात को तूफ़ान आया तो अपने टेंट में सो जाते थे, और जब तूफ़ान थम जाता फिर बाहर निकल के अपने खाना पीना, चाय, इसका बंदोबस्त। तो खाने के लिए आप लोगों ने साथ में किस तरह की चीज़ें रखी थी, ज़रा बताएंगे? वो लोग जो एडवेंचर करना चाहते हैं थोड़ी उनको भी मदद मिल जाएगी। और दूसरा मुझे बताइएगा कि इस तरह के सहराओं में तो बड़े रेतीले जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी काफ़ी निकल आते हैं, तो आप लोगों ने फिर किस तरह सर्वाइव किया यहाँ पर? 10 दिन कैसे गुजारे?
हम लोगों ने एक पहले तो खाने के बारे में कि ऐसी चीज़ें साथ ले गए। फूड 10 दिन का प्लान है तो 10 दिन के हिसाब से खाना, कुछ रेडीमेड रेडी टू ईट खाने ले गए, कुछ फ्रूट्स ले गए और इसी तरह 10 दिन का इंतज़ाम पूरा करके गए। और इतना खाना ऐसा ले गया कि आसानी से आप पका सकें और ज़्यादा टाइम ना आपका ज़ाया हो, क्योंकि ज़्यादा आपने सफ़र सुबह हम 8 बजे जर्नी स्टार्ट करते थे और शाम को 4:30 असर के वक्त जाके हम लोग रुकते थे। टेंट लगाने की जगह ढूंढते थे कहाँ पे हमने ठहराव करना है ताकि वहाँ पर अपना टेंट लगा के और सेटल अच्छा, डाउन हो जब सके। टेंट लगाना होता है तो किस तरह की जगह का इंतखाब किया जाता है? कैसी होंगे? सहरा तो सारा एक जैसा ही है, हर तरफ रेत ही है, टीलें ही है, तो किस जगह टेंट लगता था? कोशिश करते थे कि जो टीला है उसके साथ में जगह ले जाएं ताकि हवा के प्रेशर से बचा जा सके। तो टीला ही ढूंढते थे, टीला के कॉर्नर पे कहीं पे हम लोग बसेरा करते थे अपना, और वहाँ पे टेंट लगा के फिर असर के बाद जो है ना टेंट लग जाता था। मगरिब तक खाना पीना खा लेते थे, इशा तक नमाज पढ़ के और सो जाते थे, और सुबह फजर वक्त उठ के फिर प्रिपरेशन स्टार्ट, नाश्ता वगैरह करने के बाद जर्नी स्टार्ट करते तो थे। मुझे ये तो बताइएगा पूरा कि दिन कीड़े ड्राइव करना मकोड़ों होता था। ने इससे कितना टफ ड्राइविंग ओवर देयर, कितना परेशान किया? बहुत टफ ड्राइव होती है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि सहराई कीड़े मकोड़ों ने कितना परेशान किया आप लोगों को? देखिए ख़ास तौर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। एक स्पाइडर कैमल जो कि अक्सर 1-2 दिन तक हमारे खैमों के पास आता है, और हमारी कोशिश होती थी कि वो हम उसको भगा दें, साइड पे कर दें, ना उसको तकलीफ़ दें और ना वो हमें कुछ तकलीफ़ दे। तो डेंजरस होते हैं स्पाइडर कैमल थे। सैंड फिश, वो टीलों, सॉफ्ट सैंड होती है तो टीलों के अंदर वो बिल्कुल लिजर्ड होती है और वो डाइव करती है सैंड के अंदर। वो एक डिफरेंट, एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। और बिच्छू तो अक्सर बेशतर नज़र आते रहे हमें, और हैनेस का ख़तरा था। रात को सुबह जब उठते तो हमारे खैमों के आसपास अक्सर कोई न कोई जानवर के कदमों के निशान होते थे, जिनमें आप कह सकते हो फॉक्स ज़्यादातर, क्योंकि बच्चा कुचा खाना वो शायद खाने आने के लिए आते थे शायद। सही। चलिए मुझे आखिर में बता दीजिएगा नेक्स्ट अब क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक चुलिस्तान के बारे में एक्सपीरियंस करना है, और कोल्ड डेजर्ट के बारे में सुना है, उसको को भी एक्सपीरियंस करना है, और साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के अंदर नमीबिया का एक्सपीरियंस करना है। तो ये सारे डेजर्ट को एक्सपीरियंस करने का इंशाल्लाह चले जी, चले जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शेफ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद एक्सपीरियंस शेयर किए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि बड़े दिलचस्प एक्सपीरियंसेस इनके साथ हुए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। खेल के मैदान से खबर है, उज्बेकिस्तान में होने वाली मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी अली रजा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। एशियन मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के प्लेयर्स शामिल थे। पंजाब के शहर भलवाल से ताल्लुक रखने वाले अली रजा ने 80 किलो की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमें सिर्फ खिलाड़ियों को सहूलियात देने की ज़रूरत है। अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मैच रेसलिंग चैंपियनशिप के सफ़र में उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मेडल जीतने के बाद उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रजा, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो मुझे ज़रा बताइएगा सफ़र कैसा रहा? जी सबसे पहले वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा रहा है मेरा। खेले हैं उज्बेकिस्तान में तो कुछ नया खेलने को मिला है। तो वापस जब मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो शुक्र अल्लाह का करता हूँ। मैं जब मेडल लेके आया हूँ और भलवाल वालों ने मेरी नेशनल बॉल में अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया है उन्होंने। और बाहर हम खेले हैं तो बाहर मुल्क में जब खेले हैं तो नए मुल्क थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खेला हूँ, कोई नया सीखने को मिला है। तो इस हवाले से बात करना चाहता हूँ। और जो उस्तादों को मेरी है ना राजकदीर हैदर साहब मेरे उस्ताद, और उनने मुझे ट्रेनिंग बहुत टफ कराई थी इस दफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खेला हूँ।
जबरदस्त। अच्छा, हुकूमत की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिली है? यहाँ बस ऐलान की हद तक ही नजर आई? ऐलान की हद नजर आया कि मैंने अभी तक हमारा कोई भी, जब मैं खेल के आया मुझे तकरीबन मैं 18 मई को खेल के वापस आया था, तो अभी तक मुझे कोई भी किसी ने पूछा नहीं है, और अपील मैं कर रहा हूँ पर कोई सुन नहीं रहा। देखें जी, सारा अभी मैं स्पॉन्सर इकट्ठे कर गया था उज्बेकिस्तान जो गया मैं एशियन चैंपियनशिप के लिए, तो मैंने हाजी अकबर टिवाना साहब है, नासिर कालू साहब हैं, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, और एक और आदमी है जो अपने साथ शब्द हैं, उनने स्पॉन्सर किया था मुझे, और मैं खेला हूँ बाहर जाके। तो बड़ा मतलब तो हमें मुश्किलात बहुत होती हैं, कोई सपोर्ट उस तरह नहीं होती है, और मुश्किलात आप बताना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगी बताइए किस किस्म की मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात देखे नहीं, बेसिकली मैं एक मजदूर आदमी, मैं ना गला मंडी में पलेदारी करता हूँ बुलवाल में, तो मेरे लिए डाइट भी वो तो मुश्किल से होती है जो मैं अपनी करता हूँ, और जो ऊपर से हमारा खर्चा आ जाता है ये बाहर का। देखें जो अपनी नेशनल है वो ही हमारा बहुत मुश्किल से खेलते हैं, हमें लाहौर जाना पड़े या बहावलपुर जाना पड़े तो हमारे पास वही किराया अफोर्ड नहीं होता, तो हमें बाहर के लिए टिकट वगैरह, जो ये हमारी अपील है हुकूमत से कि यार हमारा टिकट बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे बताइए अली रजा कि जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर दीगर खिलाड़ियों से भी आपकी मुलाकातें होती हैं, तो इंटरनेशनल मुकाबलों में नया तजर्बा भी हासिल होता है, तो ये एशियन मैच रेसलिंग का तजर्बा कैसा रहा, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अवाम का कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? जी, वाम तो कहती है ना आप आ रही हैं, तीसरी पोजीशन आई है, पर देखें उनके वसाइल हैं, वो हमारे जो मेरे से लड़का जीता है वो अमेरिका का था, वो उसकी बहुत फैसिलिटी थी, बहुत वो अच्छा खेल रहा था, और वो आगे भी वो 80 kg में गोल्ड हो रहा है वर्ल्ड में, तो हमारे पास वसाइल ही नहीं है। हमारे पास जो बात हमारे साथ करता भी है, यार भाई तुम अच्छा नहीं खेले या तू या सही खेल के नहीं आया, तो देखें हमारे पास फैसिलिटी कोई नहीं है, हमारे अपनी मदद के तहत तो हम कर रहे हैं सब कुछ। सही बात है। चलें, आखिर में कोई अपील करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से किसी से? अपील हमारी यही है, मैं बलवाल शहर का हूँ, हमारे MNA भरत साहब हैं, MPA साहब हैं, उनसे मेरी अपील है कि मुझे यार मेरी स्ट्रगल देखें, और मैं खेल रहा हूँ, दिन मजदूरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे ये देखें ऊपर हम जितनी बात करने के मरियम साहबा साहब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, उनके साथ वो तुम्हारी मुश्किल है मीटिंग हो, हमारे यही है भरत साहब है, इनसे मीटिंग होगी, यही मैं ऊपर लेके जाएंगे, या यही हमारे बारे कुछ सोचेंगे हमारा। चलें जी, अल्लाह करे कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। और वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की मेरी अपील है को 11 में देखें। जी चलें, बहुत शुक्रिया आपका अली रजा, आप अल्लाह की बात सुने, आपको देखें और आपके मसाइल को हल भी करें, क्योंकि जाहिर है आप मुल्क के लिए जाकर खेल रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट हुकूमत को करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक। एक और अहम मामला जिस पर अब हम बात करेंगे, बल्कि मसला मैं कहूँगी क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, सभी जानते हैं, और सूरज की तपिश से इंसान ही नहीं बल्कि हैवानात भी मुतासिर हैं। माहिरीन ने इस बढ़ती गर्मी में मशवरा दिया है हामिला ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को धूप से बचने का, क्योंकि जो धूप है अगर आप मुस्तकिल इसमें रहें तो ये स्किन कैंसर का बायस भी बनती है। तो आज स्किन कैंसर पर बात करने के लिए डॉक्टर शम्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शम्स। वालेकुम अस्सलाम सहरिश। अच्छा डॉक्टर शम्स, मैं चाहूँगी ज़रा बताइएगा, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे जो हैं अफसरान, ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स, जो कि पूरा दिन इस तपती धूप में खड़े होते हैं, रोड्स पर रहते हैं, फिर उसके अलावा आपको पता है ट्रांसपोर्टर हजरात भी ऑल द डे रोड्स पर होते हैं, शदीद गर्मी में होते हैं, तो ये लोग तो मेरा नहीं ख्याल कि अपना उस तरह ख्याल भी करते होंगे कि धूप जो है ये स्किन कैंसर का बायस भी बन सकती है। जी सहरिश, धूप का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है ना वो इंसानी जिल्द के लिए ख़तरनाक होता है, स्पेशली जो फेयर स्किन्ड इंडिविजुअल्स है, यानी जिनका जिल्द जो है ना जिसकी रंगत गोरी है, तो उन इंडिविजुअल्स में ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है।
बनस्बत सांवली रंगत के लोगों के। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे सूरत हाल में जब आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा हो, हम एडवाइस करते हैं कि आप हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन जो है ना उसकी एक और तह चढ़ा लें। और ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो ज़ुहर के बाद, वज़ू के बाद आप दोबारा से जब वो वॉश आउट हो जाए, दोबारा से इसको सनस्क्रीन जो ना वो दोबारा से आप अप्लाई कर दें। यानी कि जब तक सूरज रहता है हमें तब तक सनस्क्रीन बार बार लगाते रहना है, तकरीबन 2 से 3 घंटे के वक्फे से। अगर हमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा हुई है और हमने ज़ाहिर टिश्यू पेपर से अपने फेस को क्लीन किया है तो ज़ाहिर वो उतर गया होगा सनस्क्रीन, तो भी हमें बार बार लगाने की जरूरत है। जी जी, इसके अलावा जो बाकी मेयर्स हैं जैसे केप या हेड का इस्तेमाल, या सिंपली ख़वातीन में दुपट्टे का इस्तेमाल, और मर्दों में मुख्तलिफ ये जो दिही इलाके हैं वहाँ पे मर्द जो है ना वो चादर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो ये सारे प्रोटेक्टिव मेयर्स, या गाड़ी के अंदर जो शील्ड्स हैं जो धूप से बचाते हैं, उसका इस्तेमाल बेहतर रहता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर शम्स कि हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इस मौसम में स्पेशली उनकी स्किन जो कि ऑलरेडी ऑयली होती है, ज़ाहिर है मज़ीद ऑयल स्क्रीट होता है गर्मी की वजह से, जिससे उनको एक्नी हो जाती है। बड़े लोग घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दही में बेसन डाल के चेहरे पर लगाते हैं स्किन को ठंडा करने के लिए, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा और क्या बताएंगे आप जो कि इस्तेमाल किया जाए, आइसिंग की जाए, क्या किया जाए? सरिश, सबसे जो इजीली अवेलेबल एक सोप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, साबुन का इस्तेमाल। बाकी ये जो दही वगैरह इससे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, इससे कॉमेडोजेनिक इफेक्ट आ जाता है, यानी कि जो आपके मसाम है वो और बंद हो जाते हैं। सो उसका इस्तेमाल मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा। सिंपली एक साबुन से अगर आप फेस वॉश कर लें, धो लें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सुबह दोपहर शाम मैं अब नाम लेना तो मुनासिब, आम लक्स साबुन से बेहतर रहता है, आम घरेलू जो सोप है आम घरों में। मैं कभी भी सरिश आपको एंटीसेप्टिक सोप्स का इस्तेमाल एडवाइस इसलिए नहीं करूंगा कि एंटीसेप्टिक सोप से अक्सर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकता है और उससे एलर्जीज हो जाती हैं। सो ये जो लोग हर बात पे एंटीसेप्टिक साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप नॉर्मल साबुन इस्तेमाल कर लें। सही जी। अच्छा, आपने ये बताया कि हम दही तो नहीं लगा सकते फेस पर, ये जो आइसिंग की जाती है डायरेक्ट आइसिंग, क्या ठीक होती है? सरिश, हम अमूमन प्रोसीजर के बाद एडवाइस करते हैं आइसिंग। किसी ने कोई लेजर प्रोसीजर करवाया हो, कोई हेयर रिमूवल प्रोसीजर हो, उसके बाद आइसिंग का इस्तेमाल ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में आइसिंग का इस्तेमाल जो है ना वो कोई उससे कोई ऐसे मौजज़ाना रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये ओपन पोर्स मेरा ख्याल है सभी का प्रॉब्लम है, और ये ब्लैक हेड्स भर जाते हैं लोगों को, जाहिर है अपना फेशियल लेना पड़ता है 15 दिन 20 दिनों के बाद। कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसा टोटका मौजूद नहीं है जिससे एटलीस्ट पोर्स भरना बंद हो जाएं, पोर्स उस तरह से खुले ना रहें कि उनमें गंदगी भरे? उसके लिए क्या हो सकता है? रेटिनॉइड्स जो विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं, जिसके आजकल टॉपिकल लोशंस भी आ रहे हैं, सीरम्स भी आ रहे हैं, जिसके क्रीम फॉर्म में भी आ रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के रेटिनाइड्स हैं, जिसमें सबसे कमजोर जो रेटिनाइड है उसको रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल का इस्तेमाल पोर्स में बहुत अच्छा है, क्योंकि पोर्स अमूमन उन लोगों में ज्यादा खुले होते हैं, मसाम उन लोगों में खुले होते हैं जिनका स्किन ऑयली होता है। बेसिकली ये सिबीशियस ग्लैंड्स या जो तेल पैदा करने वाले गदूद हैं उनकी ओपनिंग्स बड़ी हो जाती हैं, तेल ज्यादा पैदा होता है। तो एक तो सीबम कंट्रोल सनब्लॉक का इस्तेमाल, यानी जो केमिकल सनब्लॉक्स हैं उनका इस्तेमाल, और इसके साथ साथ हफ्ते में 3 दिन या अल्टरनेटिव नाइट्स पे हर दूसरी रात आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर शम्स, ये जो रेटिनॉल है ये क्या हमारे डाइट में भी शामिल हो सकता है? किन चीज़ों को खाएं तो उनमें रेटिनॉल, या फिर ये सीरम ही होता है, इसको अप्लाई करना पड़ता है? ज्यादा बेहतर है कि एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में हो, सीरम की फॉर्म में हो, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताएगा, बहुत सारे लोगों से मैंने ये मशवरा इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी होता है, उसके कैप्सूल भी मिलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि मैं चाहूँगी लोगों को भी फ़ायदा कुछ इससे हासिल हो जाए। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं स्वीट आलमंड ऑयल,
जिसमें आप विटामिन ई की कैप्सूल्स को मिक्स करके अपनी स्किन पर लगाएं तो आपकी स्किन पे ग्लो भी आता है, एंटी एजिंग भी है, एंटी रिंकल भी है और स्किन को ना मॉइस्चराइज भी रखता है। क्या कहते हैं आप? सर उसमें इशू फिर बढ़ जाता है। इशू ये कि बगैर किसी के चेकअप के देखिए मुख्तलिफ तरह के स्किन होते हैं ना लोगों के। अगर मैं एक जनरली एडवाइस कर दूं हर तरह के स्किन के लिए तो फिर इशू इससे हो सकता है, क्योंकि कोई भी क्रीम या तेल, अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं तो मेरी स्किन पार्टली जो है वो ऑयली है, यानी कि जो आपके चेहरे पर नोज और चीक्स वाला हिस्सा है यहाँ पर ऑयल आएगा, बाकी चेहरा मेरा ड्राई रहता है। तो ये इस तरह की स्किन के लिए क्या ठीक है या नहीं ठीक? सरिश एक वेरिएंट है एक्नी का जिसको हम पोमेड एक्नी कहते हैं। वो होता ही ऑयल के इस्तेमाल से, वो होता ही क्रीम्स के इस्तेमाल से। सो उसका रिस्क बढ़ जाएगा पोमेड एक्नी का आपकी स्किन में। जी। और ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं? बिल्कुल वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि मोस्टली लोगों की वैसे स्किन ड्राई पाकिस्तान में होती नहीं है, ज्यादातर लोगों की तो मैंने ऑयली देखी है। खैर, अच्छा मुझे ये बताइएगा वो पोर्स जो कि आपने बताया कि लार्ज हो जाते हैं, जो ज्यादा ऑयल एक्सक्रीट करते हैं, उनका फिर क्या हाल है? मैंने तो बकायदा खड्डे देखे हैं जो कि लोगों की नोज की साइड्स पे होते हैं, ब्लैक हेड्स निकलवा के, वो कभी भरते भी हैं या नहीं? सरिश इसमें फिर मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस हैं और इसके अलावा कुछ लेजर्स हैं। उसके इस्तेमाल से पोर साइज रिड्यूस हो जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग में आपने मुख्तलिफ नाम सुने होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मॉर्फियस का नाम बड़ा फेमस है, और भी ब्रांड्स हैं। उसमें होता यह है कि नीडल्स, फाइन नीडल्स स्किन के अंदर जाके हीट देते हैं, जिससे पोर साइज श्रिंक हो जाता है और कोलेजन इंडक्शन होती है। और लेजर रीसरफेसिंग, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेजर रीसरफेसिंग और एरबीएम YAG लेजर रीसरफेसिंग, उसमें होता है कि आपकी स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लेयर बाय लेयर फाइनली उतर जाता है, तो उससे भी पोर साइज बेहतर हो जाता है। इसके अलावा सैरिश ये जो मौसम है ना, गर्म मौसम, इसमें आपके फेशियल स्किन के अलावा बॉडी स्किन पे बड़े इसके इफेक्ट्स आते हैं। स्पेशली वो इंडिविजुअल्स जो ओबीज हैं, जिनमें कुछ डायबिटिक्स भी हैं, उनके बगल जो है ना वो खराब हो जाते हैं, बॉडी फोल्ड्स खराब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और आजकल हज पे लोग जा रहे हैं तो मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब वहाँ पे तो हम वॉक भी, मतलब पैदल वॉक भी है, तो वो हमारे जो फोल्ड्स हैं वो खराब होने के लिए कुछ बता दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बिल्कुल इस पर फोल्ड्स पे बात करेंगे जो खराब हो जाते हैं, लेकिन अभी आपने बड़े मुफीद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल शम्स, आप हमारे साथ मौजूद रहे। उनके प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया, आपसे लाजमी मैं इस बारे में बात करती, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो नाजरीन मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल मिलते हैं नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।